प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली टर्म पर डिस्कस किया कि जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां थी। उसमें हमने लास्ट डिस्कस किया था बंगाल की समस्या के बारे में कि अली मर्दान खान ने पुनः अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। खिलजी सरदारों ने पकड़ा, उसका वध कर दिया और उसके स्थान पर हिसामुद्दीन ऐवाज नामक व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया। इस हिसामुद्दीन ऐवाज ने न केवल अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, बल्कि गयासुद्दीन की उपाधि भी धारण कर ली थी। बिहार को जीतकर भी बंगाल में मिला लिया था। साथ ही पड़ोसी राज्य जाजनगर, तिरहुत, बंग, कामरूप उनसे टैक्स भी वसूल करने लग गया था। तो बंगाल का शासक कितना हौसले से ये कार्य कर रहा है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि में आपको पहले बता चुका हूं। तो इल्तुतमिश एक ऐसे प्रांत की स्वतंत्रता को सहन नहीं कर सकता था जो कल तक दिल्ली सल्तनत का अंग था। आज हम एक और बड़ी समस्या जो इल्तुतमिश के सामने आ गई वो थी राजपूत शासकों का पुनः स्वतंत्र होना। जैसे ही ऐबक की मृत्यु हुई और इल्तुतमिश की स्थिति कमजोर है, इस बीच के पीरियड में हमारे भारत के राजपूत शासकों ने एक बार पुनः गुलामी के जुए को उतार फेंकने का प्रयास किया और तुर्की आधिपत्य से मुक्त होते चले गए। इनमें सबसे पहले चंदेल राजाओं को देखेंगे हम। चंदेलों ने कालिंजर और अजयगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। प्रतिहारों ने पहले ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, फिर नरवर व झांसी पर अधिकार करके अपने आप को पुनः स्वतंत्र घोषित कर दिया। रणथंभौर के चौहानों ने भी अपने आप को पुनः स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी प्रकार जालोर के जो चौहान हैं, उन्होंने नाडोल, संचौर इत्यादि लंबे चौड़े इलाके पर पुनः अधिकार करके जालोर के चौहानों ने भी अपने आप को पुनः स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी के साथ साथ अलवर के भट्टी राजपूतों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके आसपास के बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो हम देखते हैं इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा है तो राजपूत राजा पुनः स्वतंत्र होते चले जा रहे हैं। लगभग राजस्थान हाथ से निकल गया है। राजस्थान के साथ सटा हुआ मध्य प्रदेश का ग्वालियर और उससे आगे कालिंजर का हिस्सा, फिर आगे बंगाल, ये उसके बिहार उसके हाथ से जा चुके हैं। तो इल्तुतमिश के सामने ये एक विकट परिस्थिति है और उससे भी विकट परिस्थिति तो अब इल्तुतमिश के सामने आ रही है। मंगोल आक्रमण की समस्या। इल्तुतमिश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या अब आ रही है वो है मंगोलों का आक्रमण, जो कि एक जटिल समस्या है। सीमांत प्रदेश में सीमा का जहां अंत होता है, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में मंगोल आक्रमण की कार्यवाहियां शुरू हो चुकी हैं और इनका रुख, इन मंगोलों का रुख भारत की तरफ है। इल्तुतमिश की राजधानी लाहौर और दिल्ली की तरफ है ये मंगोल आक्रमणकारियों का रुख। इन मंगोलों का नेता है चंगेज खां। चंगेज खां के नेतृत्व में इन मंगोलों ने मध्य एशिया के अनेक देशों को जलाकर, नष्ट भ्रष्ट कर विजय प्राप्त कर ली है और विशाल मंगोल साम्राज्य स्थापित करने की ओर चंगेज खां आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन मंगोलों से डर क्यों लगता है? ये कितने क्रूर हैं और इनके नाम में
कितना भय था उस काल के शासकों में, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मंगोलों के नाम से ही अब बहुत सारे शासक कांपने लगे थे। तो इल्तुतमिश, उसकी स्थिति तो बेहद कमजोर है गद्दी पर बैठने के समय। तो मंगोल आक्रमण को भारत कैसे झेल पाएगा इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा है, ये उसकी बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, मंगोलों के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। जो प्रारंभिक मंगोल हैं वो कितने खूंखार थे कि यदि लकड़ियां जल रही हैं और कोई आकर पतंगा, आग का पतंगा आकर ऊपर गिर गया, उसको ऐसे हटा देते थे जैसे फूल की पंखुड़ी को हटाया है। तो मैं यहां ये बताना चाहता हूं, दर्द क्या होता है पता नहीं, वो नाड़ी मस्तिष्क तक उनके जाती भी थी या नहीं, यानी कि कोई परवाह नहीं थी उनको। तो ऐसे योद्धा जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, विजयश्री उनका कदम चूमेगी। इल्तुतमिश के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर है उत्तरी पश्चिमी सीमा की समस्या। जिधर से मंगोल आ रहे हैं उधर से ये समस्या है। और मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा हमेशा एक सिर दर्द रही है। हमारे राजाओं ने इस सीमा की सुरक्षा के लिए कभी भी ठोस कदम नहीं उठाए। इसका परिणाम पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा है। यदि सीमा पर ही शत्रु को रोक दिया जाता तो सारे देश की जनता आराम से रह सकती थी, लेकिन बार बार विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों हमारे राजाओं को पराजित होना पड़ा। न केवल उनको पराजित होना पड़ा, बल्कि भारतीय जनता को भी यातनाएं, शोषण सहना पड़ा। उसी उत्तरी पश्चिमी सीमा की बात मैं कर रहा हूं। मंगोल आक्रमणकारियों के हाथों पराजित होकर ये एक जगह है मध्य एशिया में, ख्वारिज़म। वहां का राजा है, उसको शाह बोलते हैं, शाह जलालुद्दीन मंगबरनी। ये चंगेज खान के हाथों पराजित हो गया है। चंगेज खान की फौज ने ख्वारिज़म में जो तांडव किया है और जो वहां नरसंहार किया है, ख्वारिज़म के शक्तिशाली शाह के सामने भी भागने के अलावा जान बचाने का और कोई विकल्प नहीं था। अब ये जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर भारत की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ आ गया है और सिंधु नदी के तट पर आकर छिप गया है। सिंधु नदी के पास आ गया है, यानी कि भारत की सीमा के अंदर, काफी अंदर आ गया है। डॉक्टर परमात्मा शरण लिखते हैं जलालुद्दीन मंगबरनी के बारे में कि जलालुद्दीन ने खोखरों की सहायता से लाहौर तक के प्रदेश पर अधिकार कर लिया था और इस तरह अपना एक छोटा सा राज्य, परमात्मा शरण कहते हैं कि उन्होंने स्थापित कर लिया था। चलिए कोई बात नहीं, इससे भी आगे मंगोल जलालुद्दीन मंगबरनी तो आ गया भारत में। मध्य एशिया से मंगोलों के हाथों हारकर बड़ी संख्या में लोग भारत की तरफ आ रहे हैं। इन लोगों का जमावड़ा भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर होता जा रहा है। आप कल्पना कीजिए ये कौन लोग हैं? ये ज्यादातर वो लोग हैं जो सैनिक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनको जो मध्य एशिया के देशों के हैं, जिन्हें चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने हरा दिया। ऐसे योद्धा जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर हजारों की तादाद में आकर इकट्ठा हो गए हैं। कल्पना कीजिए
ऐसे योद्धाओं का कोई एक नेता बन जाए तो उसे और फौज की आवश्यकता नहीं है। हजारों की तादाद में योद्धा उसे मिल जाएंगे, फौज बन जाएगी। और ऐसा व्यक्ति यदि भारत की तरफ रुख कर लेगा तो इल्तुतमिश को बड़ी आसानी से यह मध्य एशिया से यहां पर इकट्ठे हुए योद्धा हरा देंगे। तो इल्तुतमिश के लिए ये जो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर एक जमावड़ा लग गया है भागे हुए सैनिकों का, यह भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। आज इतना ही, नेक्स्ट इससे अगले वीडियो।